आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक नई यूनिट, इलास्टिसिटी। यूनिट भी नई है और चैप्टर भी नया है, वॉल्यूम भी नया है। और इस यूनिट में कुल मिला के 2 से 3 चैप्टर आने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। तो पहले प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड शुरू करते हैं, फिर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होगा। हर दिन मान के चलो, अब ये बहुत छोटा सफ़र है 40-45 दिन का। 40-45 दिन में वॉल्यूम 1 खत्म हो जाएगा। सिमिर तुम्हारा एग्जाम खत्म हो गया कि भी हो रहे? खत्म हो गया, तो तुम सवेरे अब अर्ली थोड़ा ज्वाइन करो हमें। हो गया, उधर स्टार्ट हो गया। हाँ, उधर स्टार्ट हो गया। कब से? बस अभी कल ही परसों शुरू किया है। उसमें कूलॉम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कवर अप मारा है, तो उधर सवेरे तुम आओ फिर 7 बजे। हाँ ठीक है ना, बन जाएगा, तुम आ जाओ। चलिए स्टार्ट किया जाए। इलास्टिसिटी चैप्टर का नाम दिया हम लोगों ने, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। हिंदी में क्या है? केवल प्रत्यास्थता चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहली हेडिंग है इलास्टिक प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडीज, ऐसे चैप्टर शुरू होता है। काफ़ी सरल सा चैप्टर है, भेजा वेजा ज़्यादा लगाना नहीं है। कंसेप्ट बनाइए, चैप्टर लगाइए, घर जाइए। इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी, ये एक इन्फॉर्मेशन है। दिल करे तो लिखना है, नहीं दिल करे तो इस इन्फॉर्मेशन को लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। देखिए, इलास्टिक तो सुना होगा आपने, प्लास्टिक भी तो सुना ही होगा, और रिजिड बॉडी भी सुना है। तीनों शब्द सुने हुए लगते हैं। तीनों में अंतर बता सकते हैं क्या? आप लोग अपनी राय दें, अपना व्यू दें। हाँ, ऐसी बॉडी जिनमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, इसमें जो अप्लाई फोर्स होता है उसको डिफॉर्मिंग फोर्स, एक नया शब्द आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा? डिफॉर्मिंग मतलब ऐसा फोर्स जो उसकी अकल बदल दे, शकल बदल दे। डिफॉर्मिंग नॉर्मली फोर्स कहलाता है। इसमें इस फोर्स, जो नॉर्मली फोर्स ही है ये, लेकिन एक शब्द आया डिफॉर्मिंग, डिफॉर्म करने वाला, यानी इसकी शक्ल बदलने वाला, विरूपक बल। कोई ऐसी बॉडी जिस पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उसकी शक्ल, उसकी शेप, उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाने के बाद फिर वापस अपनी शेप को रीगेन करे। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी बॉडी जिन पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उनकी शेप बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही वापस अपनी शेप रीगेन करे। जैसे प्लास्टिक, इलास्टिक होती है, स्प्रिंग को आप इलास्टिक कह सकते हो, मान लेंगे। रबर वो इलास्टिक है। रबर इलास्टिक मेटल होता है। रबर को आप ऐसे खींच दीजिए, खींच के छोड़ दीजिए, वापस अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर देगा। दैट्स कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। वे बॉडीज जिन पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उनके शेप में चेंज आ जाए, लेकिन फोर्स हटाते ही वापस अपने शेप को रीगेन करें, क्या नाम होता है? एंड व्हाट आर द प्लास्टिक? डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, शेप बदल जाए, लेकिन फोर्स हटाने के बाद वापस रीगेन ना करें। वापस रीगेन, प्लास्टिक की बाल्टी है, ताकत लगा के खींच खांच दीजिए, बस वैसे हो जाएगी उसी शक्ल उसकी। ऐसे हो गई तो ऐसे बन जाएगी, जैसे हो गई। दैट्स कॉल्ड प्लास्टिक। एंड व्हाट आर द रिजिड बॉडी? रिजिड नाम ही से रिजिड है, जिसका कुछ ना उखाड़ पाए, कितना फोर्स लगाए कुछ ना उखाड़ पाए। ऐसी बॉडीज क्या होती हैं? रिजिड बॉडी। सिंपल सी परिभाषा है। प्लास्टिक, इलास्टिक क्या है? जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से शेप चेंज हो जाए, फोर्स हटाने पर शेप रीगेन करें। व्हाट आर प्लास्टिक? डिफॉर्मिंग अप्लाई करने से डिफॉर्म हो जाए, शेप बिगाड़ दें, लेकिन वापस हटाने पर रीगेन ना करें। रिजिड बॉडी जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई तो किया जाए, लेकिन उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर चेंजमेंट ना आए। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर चेंज। मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी आपके पास है, अरे डस्टर नहीं, लकड़ी वाला होता है, लगाते रही ताकत, उसमें कुछ हो सकता है क्या? लोहे का ठोस क्यूब हो जाए, लगाई रही ताकत, उसमें कुछ होगा क्या?
यानी इंटरमॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता है। भाई अगर इसको दबाने से ये दब गया तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इधर और ये इधर भागा, तभी तो दबा ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर चेंज नहीं होता है। तो वे बॉडी जिन पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उनकी शेप साइज में चेंजमेंट ना आए, दैट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। शेप चेंज हो जाए लेकिन हटाने पर वापस रिगेन ना करे, प्लास्टिक बॉडी। शेप चेंज हो जाए वापस हटाने पर रिगेन हो जाए, इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्लियर है। मन करे तो लिख लेंगे इसको, ना मन करे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्रीमियम कंसेप्ट से, स्ट्रेस। बहुत छोटा चैप्टर है, आज की 30-40 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल लगाने के लिए समय दे देंगे आपको 2 दिन, बस ऐसे ही करने हैं। गिनती के 12-13 चैप्टर्स आपको करने हैं। एनसीईआरटी देखेंगे तो 5-6 ठो वही बचा है हमारा, और बाकी इसमें काम होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग स्ट्रेस। वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप वीडियो को देख करके अपनी नोट्स को कंप्लीट करें। यहाँ तक ग्रेविटेशन तक का नोट्स अपना मेंटेन किया है आप लोगों ने? हाँ, नोट्स आपको आप जमा करके एक दिन चेक करेंगे। हिंदी मीडियम वालों का चेक हो गया, आपका भी जमा होगा। स्ट्रेस कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेविटेशन तक का नोट। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता क्या है पहले समझें। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई तार है। अब तार है तो डेफिनेटली उसके पास एक उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, है कि नहीं? इस तार के ऊपर अगर हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करें F, तो निश्चित सी बात है ये कुछ तो लंबा हो ही जाएगा। कोई मेटल का तार है, रबर का वायर है, इसको फोर्स लगाएं तो जो इसकी ओरिजिनल लंबाई थी L, उसमें से कुछ न कुछ तो और बढ़ जाएगी, डेल्टा L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो स्ट्रेस ये बड़ा कॉमन टर्म था, हम लोग जब डायमेंशन पढ़ते तब निकाला करते थे। स्ट्रेस इज इक्वल टू सिंपली होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ इलास्टिक बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये जरूरी नहीं कि इलास्टिक बॉडी हो, ये रिजिड में भी लग सकता है, ये प्लास्टिक में भी लग सकता है। फोर्स पर यूनिट एरिया, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही स्ट्रेस, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबल। हिंदी बोलते हैं तनाव नहीं, प्रतिबल। स्ट्रेस को तो अंग्रेजी में लोगों ने मेडिकल टर्म ले लिया है स्ट्रेस, बाकी हिंदी में होता है प्रतिबल। हाँ, प्रतिबल, तनाव नहीं होता है, तनाव मैंने टेंशन। हाँ, तनाव पर यूनिट एरिया, तनाव ऐसा भी कह सकते हो। क्यों? किसी का दिमाग छोटा है, टेंशन बहुत ज़्यादा ले लिया है, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो स्ट्रेस समझ रहे हैं ना? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इसके बाद इसी में सब कॉन्सिक्वेंट टर्म तुरंत आना चाहिए, स्ट्रेन। क्या आना चाहिए? स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में आपको बता दूं, एलोंग्ड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। किसी वायर पर या इलास्टिक बॉडी पर फोर्स लगाने पर डेफिनेट सी बात है उसकी लेंथ कुछ बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई लंबाई और ओरिजिनल लंबाई का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों टर्म समझ में आ गए। कोई कहता है डिफाइन स्ट्रेस, तो बताएं फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेन, तो एलोंग्ड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, या द रेशियो ऑफ एलोंग्ड लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। किसी तार की पर फोर्स लगाने से उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि और ओरिजिनल लंबाई के रेशियो को हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्लियर है? बहुत ही छोटा चैप्टर है, बस कुछ शुरू किया हूँ बस खत्म हो जाने के लिए। इसके बाद आएगा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एकदम सीक्वेंशियल चैप्टर है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ। तो एक साइंटिस्ट है, नाम था उनका हुक्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स, according to Hooks, according to Hooks,
हुक्स ने कहा कि किसी भी मटेरियल के लिए उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है और वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। किसी भी इलास्टिक बॉडी के लिए उसमें पैदा किए गए स्ट्रेस और उसमें पैदा होने वाली स्ट्रेन, स्ट्रेस के कारण ही स्ट्रेन होती है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेन पैदा, अरे भाई जब आप ताकत लगा के इसको खींचेंगे नहीं तो क्या ये बढ़ेगा क्या? स्ट्रेस के कारण ही स्ट्रेन होती है। तो किसी इलास्टिक बॉडी पर लगाए गए स्ट्रेस के कारण पैदा होने वाली स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ रहे हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये था हुक्स का लॉ। हुक्स ने पहली बार दुनिया को बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑलवेज कांस्टेंट। आप दो शब्दों को लिख करके अपने नोट्स को पूरा करिएगा। लिखना क्या है? अकॉर्डिंग टू हुक्स द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑलवेज कांस्टेंट विच कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ। इसके बाद एक भाई साहब आए, उनका नाम था यंग। माँ बाप ने उनका नाम रखा था यंग। यंग्स मॉडुलस। आपको बता दूं कि महान चोर थे। हाँ, एक अच्छे साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट चुराया, थ्योरी चुराया, अपना टैग लगाया, दुनिया में सुपरहिट यही हो गया। इसका कोई नाम नहीं जान पाया, ये भाई साहब का कोई नाम नहीं जान पाया। इस चैप्टर में इनके नाम का कुछ नहीं है, ये मैंने बता दिया, मेरी इनके ऊपर कृपा है। सारा क्या कहते हैं श्रेय ये लूट ले गए और चुरा लाए थे इनका। जब यंग आए, देखिए आप स्ट्रेस समझ गए, स्ट्रेन समझ गए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ गए। अब यंग मॉडुलस आ रहा है। तो जब यंग आए तो बोले ऐसा है भाई साहब, ये आप नौटंकी बंद करिए, हमारा वाला सुनिए। यह लंबाई का ये तार है, इस तार का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसमें आप फोर्स मत लगाइए, इसमें कुछ 5 किलो का वजन बैठाइए, कुछ mg बैठाइए। वही हुआ, बोले फोर्स मत लगाइए, यहाँ क्या करिए, कुछ लोड लटका दीजिए। तो आज से E बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन नहीं होगा, आज से Y बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होगा। इस चैप्टर में कहीं नामो निशान नहीं है भाई साहब इनका। सारा श्रेय, सारा सिस्टम ये लूट ले गए, वो भी चुरा के। बोले आज से E बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन नहीं होगा, आज से Y बराबर स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया उन्होंने, लॉन्गिट्यूडनल। अबे पहले का दूसर था, तब वो तो लॉन्गिट्यूडनल ही था। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो आज से ई नहीं वाई कहलाएगा। बोले वाई फॉर यंग, वाई फॉर। तो आप आइए जरा भाई, स्ट्रेस इज इक्वल टू अभी बताया गया फोर्स अपान एरिया। फोर्स अपान, यहाँ फोर्स की जगह पर क्या बैठा है बाबू लोग? अरे भैया लोड लटकाएंगे तो कुछ तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये मान लो बड़ी हुई लंबाई को स्मॉल एल कह दिया, क्या कह दिया? तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपान ए, mg अपान फोर्स अपान एरिया, और स्ट्रेन इज इक्वल टू बढ़ी हुई लंबाई अपान ओरिजिनल लंबाई। तो जब इसको डिवाइड किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो यही फार्मूला जग जग में आ गया। ए को बाद में इन्होंने पाई आर स्क्वायर एल कह दिया। आपको याद है इस फार्मूले को हम लोग कहीं यूज कर चुके हैं। जब हम लोग परसेंटेज एरर लगाते थे तो ये खूब धूमधाम से आया करता था, नहीं आता था? बोला यंग के प्रयोग का ये सूत्र लगाइए, अगर यम का मान इतना, यल का मान इतना, स्मॉल एल इतना, आर इतना है, तो वाई में परसेंटेज एरर बताइए, वाई में। तो ये फार्मूला इस चैप्टर में आया है, बाकी पढ़ बहुत पहले चुके हैं, मतलब पढ़ नहीं चुके थे, इसको जानना था, सुना था कहीं किसी न्यूमेरिकल के बीच में। तो आप समझ गए, ये एक चोरी की घटना है, एक साइंटिस्ट को किनारे करके अपने को आगे लाने का एक प्रमाण है। देखिए क्या अंतर है, कोई मुझे बताए इसमें? ये भी तो स्ट्रेस अपान स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन है। बस जहां उन्होंने यफ कहा था वहां उन्होंने क्या कह दिया? बोले लोड लगाओ। और इसका एक को सवाल आपको नहीं मिलेगा, और पूरे चैप्टर को अकेले यही लगा देगा, यही फार्मूला, y बराबर mg l अपान
पाई आर स्क्वायर है। यंग मॉडुलस समझ में आ गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझ में आ गया। इसके बाद इसमें एक टर्म आएगा बल्क मॉडुलस। क्या आएगा? बल्क मॉडुलस। वीडियो को रिवॉच करके फटाफट आप क्या करेंगे, इसका नोट्स अच्छे से बनाएंगे। अब जो आगे चैप्टर्स आने वाले हैं उन चैप्टर्स की नोट्स की अहमियत ज़्यादा होगी, थ्योरी के कंटेंट की अहमियत ज़्यादा होगी, न्यूमेरिकल का काम कम हो जाएगा। तो इसलिए चैप्टर थोड़ा रैपिड चलेंगे, थोड़ा तेज हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, यंग मॉडुलस हो गया। अब नया टर्म आ रहा है बल्क मॉडुलस। नया टर्म आ रहा है बल्क मॉडुलस। ध्यान रखिएगा, बल्क मॉडुलस हमेशा लिक्विड्स में होगा। बल्क मॉडुलस हमेशा, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। मान लीजिए आप एक बर्तन में कोई लिक्विड भरे हैं, एक बर्तन में कोई लिक्विड भर रखा है और ऊपर एक लीक प्रूफ पिस्टन लगाइएगा ताकि लिक्विड लीक ना होने पाए। पता चला आप यहाँ ताकत लगाने लगे, यहाँ चुर चुर करके निकलने लगे, होता है ना। तो ऐसा पिस्टन लगाइएगा कि लिक्विड लीक ना होने पाए ऊपर से। वैसे आइडियल लिक्विड जो होता है, जब आपको लिक्विड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी जीरो कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको दबाया नहीं जा सकता है आइडियल लिक्विड होने की सूरत में। और आपको बता चुका हूँ फिजिक्स में आइडियल कुछ है ही नहीं अब तक। तो आप एक बर्तन में भरिए पानी, उसमें लगा दीजिए ऊपर से पिस्टन, समझते हैं वाशर, हवा भरने वाला पंप देखा होगा, उसमें अगर वाशर ना हो तो आप हवा डाल पाएंगे? वही पिस्टन, उसी को कहते हैं पिस्टन। वो पिस्टन आप लगा दीजिए, आप इसमें थोड़ी ताकत जरूर लगाइएगा, इसका कुछ एरिया जरूर होगा। तो जब आप ताकत लगाएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा आप इसे दबा लेंगे। लेकिन अगर ये आइडियल लिक्विड होता तो आप एक तो नहीं दबा पाते। जब लिक्विड पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर्टी बताऊंगा, लेकिन जनरल लिक्विड में थोड़ा बहुत कंप्रेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत कंप्रेशन हो सकता है। तो बल्क मॉडुलस को जब लाया गया तो बल्क मॉडुलस को बी कहा गया। बल्क मॉडुलस को नॉर्मल स्ट्रेस क्या लिया गया? नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो, वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो बल्क मॉडुलस कहलाया। बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो बल्क मॉडुलस कहलाया। जब आप बल्क मॉडुलस निकालने जाएंगे तो इसमें वर्ड आया नॉर्मल। नॉर्मल माने होता है लंबवत। देखिए, आप जो इसमें स्ट्रेस लगाएंगे तुमको परपेंडिकुलरली ही लगाना होगा हमेशा, और कोई तरीका, इसी वर्ड आया नॉर्मल, वर्ड आया। और तुम ताकत लगा के इसको दबाओगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई तो नहीं घटे बढ़ेगी। तो हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। सुनो, स्ट्रेस तो होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है, तो आपने लगाया फोर्स F, एरिया था A, और वॉल्यूम क्योंकि ऊपर से ताकत लगाएंगे तो वॉल्यूम हमेशा घटेगा, कभी बढ़ेगा नहीं। क्या आप ऊपर से ताकत लगाएं तो क्या पानी ज़्यादा हो जाएगा? घट जाएगा, उसका वॉल्यूम डिप्रेस होगा, तो ये नेगेटिव में रहेगा। फोर्स अपॉन एरिया को हमारी फिजिक्स की भाषा में प्रेशर कहा गया है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? और वैसे भी फोर्स अपॉन एरिया तुम ऊपर जब ताकत लगाओगे पिस्टन पर तो प्रेशर के रूप में ही तो होगा। तो ये बल्क मॉडुलस जो बी था वो क्या कहलाया? P अपान माइनस का डेल्टा V बाई P। हर फार्मूले को याद रखना, उसकी जानकारी रखना केवल जरूरी है, बाकी दिमाग भेजे में कुछ रखने की खास ज़रूरत। अब तक जो पढ़ा आपको याद हो गया कि नहीं? स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है। फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर कहा गया और ये माइनस डेल्टा V बाई V। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, हुक्स का लॉ क्या था, यंग का मॉडुलस क्या था, बल्क मॉडुलस क्या है तो वही बार बार स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही। इसके बाद तीसरा और अंतिम कंसेप्ट बल्क मॉडुलस के बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ, नाम से ही पता है रिजिड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नेक्स्ट कंसेप्ट आया। ये समझ आ गया कि नहीं आया? एक एक लाइन लिख करके फार्मूला लिख के डायग्राम बना के भाग जाना है, कुछ नहीं करना है यहाँ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यहाँ जानकारी की बहुत बड़े रोल है, बाकी इसमें कौन सी थ्योरी स्टेट करेगा, कोई क्या करेगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नाम से ही पता चल गया है ये रिजिड बॉडी में ही होगा।
आप एक काम कर लीजिए, एक तो लोहे का क्यूब ले आइए, लोहे का क्यूब काफ़ी तो 4-5-10 किलो का, और लगाइए उसके ऊपर ताकत जितनी लगा सकते हैं। आपको पता है आप उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तभी तो रिजिड मॉडल है। ना हो तो ट्रेन की पटरी में जोर आजमाइश कर लीजिए जा करके, आप उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। अरे कुछ ना हो तो किताब ये ले लीजिए आप अपनी कुमार मित्तल, उसके ऊपर लगा के ताकत देख लीजिए, अगर कुछ कर पाए तो। ये असल ले लीजिए, ऊपर से ताकत लगाइएगा, दबाना है आपको ऊपर से। एक कप ये ले लीजिए, देखे भाई साहब ट्राई कर रहे हैं, कुछ होगा क्या? आप लगाए रहिए ताकत इसके ऊपर, कुछ नहीं होगा। तो फिर आप एक काम करें, ये ताकत ऐसे अप्लाई करने के बजाय ऐसे लगाएं। आप किताब लें अपनी असलरा, उसके ऊपर से ऐसे फिसलाऊंगा, ऐसे लगाएं तो वो ऐसे हो जाएगी। हाँ देखो देखो दिखाएं, ला इधर, हाँ ये ला, ये है ना, एकदम देखो भाई, जब कोई फोर्स नहीं लगा तो ऐसे थी, है ना, एकदम सीधी है। लेकिन अगर तन को आपने ताकत यहाँ से पकड़ी, ऐसे लगाई, देख रहे हैं ना, ये अपने स्ट्रेट से एक एंगल बनाएगी ये। तो इसमें वर्ड आता है, जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा रिप्रेजेंट होता है शियर स्ट्रेस। कौन सा? शियर स्ट्रेस। और हाँ, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। अब इसमें एक वर्ड आ गया शियर। यहाँ शियर का मतलब है अपरूपक, हिंदी में बहुत कठिन शब्द है अपरूपक। अप माने ऊपर और रूपक माने जो रूप बदल दे, अपरूपक। आप ऊपर ऐसे ऐसे फिसलंगे लगाएंगे तो ये क्या करेगी? इसका देखिए रूप बदल दिया कि नहीं, ऐसे थी बढ़िया, अच्छी लग रही थी, ऐसे लगाए तो इसका रूप नहीं बदल गया। तो अपरूपक, अप माने ऊपर, रूपक माने रूप बदलने वाला। तो ऐसे लगाएंगे तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, और ऐसे लगाएं, माचिस डिबिया देखिए टिल्ट हो जाएगा। तो तुमको पता है तो स्ट्रेस ही। स्ट्रेस का मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है दोस्त, फोर्स अपॉन। तो जो फोर्स लगाना है वो आपको ऐसे लगाना है, एरिया तो इसके पास मौजूद है ही। तो उस ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये इधर का फेस जो है टिल्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जो पहले ऐसे था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यूं था ना, ये ऐसे लगाया तो इसने वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाया कि नहीं बनाया? तो जो एंगल होता है इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसी कहते हैं शियर स्ट्रेन। शियर या एंगल स्ट्रेन भी लोग नए शब्दों में कह देते हैं, एंगल स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस हो, अभी भी फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेन आई है वो क्या आई है? अब उस थीटा को तुम यहाँ रखोगे, बाद में गुणा गणित करके ले तो वहीं जाओगे। ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। ये था हमारा शियर स्ट्रेस। तो क्या क्या पढ़ा आपने? हुक्स लॉ, हुक्स में पढ़ा E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हुक्स को चुराया यंग ने, mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर। पूरा चैप्टर का 70% उसी के हवाले कर देना, सभी लग जाने वाला है। फिर इसके बाद बल्क मॉडुलस का 1-2 सवाल मिलेगा आपको पूरा चैप्टर में। फिर इसके बाद तीसरी और कंसेप्ट आई शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे बल्क मॉडुलस का। करेक्ट है? सबके कंसेप्ट दिमाग में है, फॉर्मूले दिमाग में है, कहने वाली कोई बात। इसके बाद 2 सुंदर सुंदर डेरिवेशन है और चैप्टर का समापन है। तो चलिए लगे हाथ समापन करते हैं। ये अपनी किताब इस चैप्टर का समापन, बस ऐसे रोज आइए, रोज एक समाप्त करिए, पढ़िए, और ये तुरंत दिमाग में प्रिंट ले जाइए, इसका दिमाग में प्रिंट लेकर घर जाइए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगला टॉपिक हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा डेरिवेशन है जो आगे थर्मोडायनेमिक्स तक आपके काम आता रहेगा। फोर्स बिटवीन टू क्लैंप, फोर्स ऑन स्ट्रेस्ड वायर क्लैंप बिटवीन 2 क्लैंप्स। 2 क्लैंप के बीच में कसे हुए तार को ठंडा करने में उत्पन्न बल। हिंदी में है 2 क्लैंप के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने में
उत्पन्न बल। हम लोग क्लास 9th में थे तो एक चीज पढ़ते थे, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। मैं याद दिलाता हूँ, जैसे आप जब 9th में थे तो हीट थोड़ी बहुत पढ़ाई गई थी, उसमें बताया गया था कि एक मेटल हो, मेटल का तार हो या मेटल की रॉड हो, उसे गर्म किया जाए तो वो लंबी हो जाएगी, गर्म किया जाए तो वो, जिसको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा कहते थे। तो कहा जाता है बढ़ी हुई लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। याद आया कि नहीं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक क्लास 9th में था हमारे यहाँ सिलेबस में। जब कोई मेटल की रॉड, ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि आपके पास मेटल की कोई रॉड हो, मेटल के बारे में कहा जाता है गर्म करने पर वो बढ़ते हैं, गर्म करने पर। तो अगर इसको गर्म किया जाए तो इसकी लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ओरिजिनल लंबाई अगर इसकी L है तो रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू, जब आप गर्म करोगे तो इसकी लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी और ठंडा करेंगे तो घट भी जाएगी। तो डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर उसी में कोई आपके पास ऐसी चीज होती जिसके साथ लंबाई और चौड़ाई दोनों, मतलब एरिया है, इसको हम गर्म करेंगे तो लंबाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, मतलब एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा ना। तो इसमें आए कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बीटा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और अगर 9th में नहीं पढ़ा है तो 11th में भी पढ़ाऊंगा जब साउंड पढ़ाऊंगा। बीटा, बीटा इज इक्वल टू बढ़ा हुआ एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू डेल्टा टी। आपके पास कोई ऐसी चीज आती जिसमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई भी होती, मतलब आयतन होता। आप इसे गर्म करते तो लंबाई बढ़ती, चौड़ाई भी बढ़ती, ऊंचाई भी, मतलब वॉल्यूम बढ़ता। तो इसके कोफिशिएंट को कहा गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। तो इसको आप अंदाजे से बता सकते हैं, अरे भाई लंबाई बढ़ी तो डेल्टा L अपान L डेल्टा टी, एरिया बढ़ा तो डेल्टा A अपान A इंटू डेल्टा टी, और वॉल्यूम बढ़ा तो, समझ गए होंगे। तो अब सामना करें आप उस कंसेप्ट का। मान लीजिए दो क्लैंप के बीच में आपने एक तार को कस रखा है, ठीक है, इसे ठंडा करें जितना इसका टेम्परेचर है, तो ठंडा करते ही सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो इस तार के अंदर एक एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हो जाएगी, नहीं क्रिएट हो? जितना टेंशन पहले मौजूद था उससे ज़्यादा टेंशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताइए। तो डेफिनेट सी बात है, अगर ज़्यादा टेंशन आ जाएगी तो हमें उस टेंशन को पता लगाना, उस फोर्स का पता लगाना हमारी हेडिंग है। फोर्स बिटवीन टू क्लैम्प, ऐसे शॉर्ट में इसको हेडिंग को लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू क्लैम्प्स व्हेन कूलिंग क्लैम्प्स, फोर्स बिटवीन टू क्लैम्प व्हेन कूलिंग द वायर। अब आपको पता है इस वायर को ठंडा करेंगे तो घटेगी लंबाई, गर्म करेंगे तो बढ़ेगी। तो वो बढ़ने और घटने का सीन यही तो है। अल्फा बराबर डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा टी, बोलो। और आप पढ़ के आए हैं y बराबर एफ L अपान AL, नहीं पढ़ा है? अरे y बराबर था स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हुआ करता था फोर्स अपान एरिया, और स्ट्रेन हुआ करती थी बढ़ी लंबाई या घटी लंबाई अपान ओरिजिनल। तो यहाँ स्मॉल एल को हम चाहें तो डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जरा डेल्टा एल अपान एल की वैल्यू निकालिए इक्वेशन 1 से, ये आ जाएगा अल्फा इंटू, यहाँ भी जरा डेल्टा एल अपान एल का सीन देखिए। अगर मैं और आप चाहें तो इसको नीचे उतार ला सकते हैं, बोलो। एक स्टेप और कर ले, अगर आपको समझ कम आ रहा हो तो एफ अपान ए को तो छोड़ दें, और जो ये एल ऊपर लिखा है उसे डेल्टा एल अपान एल कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं, नीचे ला सकते हैं वाई। और इक्वेशन नंबर 1 से डेल्टा एल अपान एल किसके बराबर है? अल्फा इंटू डेल्टा, यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दें, क्या बचा? y बराबर इस डेल्टा एल अपान एल को ऊपर से उठा के बैठाएंगे, कितना आ जाएगा? तो एक महान इक्वेशन जो कई न्यूमेरिकल के लिए अपनी गाथा लिखेगा, यब बराबर वाई ए, बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, तो बंदी बढ़िया, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, बहुत यूजफुल रिलेशन साबित होगा इस चैप्टर के लिए, वाई ए अल्फा डेल्टा टी।
एक सुंदर सा डेरिवेशन और आपके हाथ में आ गया। कोई परेशानी तो नहीं है ना। सिंपल, इस इक्वेशन को यहाँ बैठा लिया और इस इक्वेशन का डेल्टा एल नीचे उतार करके डेल्टा एल अपान एल या इतने को ही पकड़ करके इसको ऊपर भेज करके इसकी वैल्यू निकाल ली और यंग मॉडुलस का इक्वेशन निकाला तो एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल। यहाँ से डेल्टा स्केल को नीचे उतार दिया तो ऐसे बन गया और यहाँ से वो वैल्यू पकड़ा के यहाँ बैठा दिया, रिजल्ट आ गया क्या। इसके बाद एक और छोटा सा डेरिवेशन है, वर्क डन या एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, खींचे हुए तार की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। ये एक आखिरी कंसेप्ट साबित होगा, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड खींचे हुए तार की, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, खींचे हुए तार की ऊर्जा, खींचे हुए तार की। तो सुनिएगा भाई भैया, ये आपके पास एक तार था, छत से लटका रखा था। तार की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था। आप कुछ ताकत लगाएंगे तो निश्चित तौर से इसको थोड़ा ना थोड़ा तो बढ़ाएंगे ना। आप कितना बढ़ाते थे, डेल्टा एल, आज के बढ़ाने वाले को डी एल कह दिया। अभी तक डेल्टा एल बढ़ाते थे, अरे वही डेल्टा एल डी एल एक ही तो है जो हमने खींचा। तो सुनो, जब आप किसी चीज को फोर्स लगा के खींचते हो तो वर्क डन निश्चित है, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू और डी एक्स की वजह क्या लिखा है, डी एल। और तुमने y बराबर पढ़ रखा है एफ एल अपान ए एल, एफ एल अपान। तो यहाँ से पकड़िए, एफ की वैल्यू निकालिए जरा कितनी आने वाली है। चुपचाप आइए, साझा करके बैठाइए, स्मॉल एल अपान और डी एल बन गया क्या। इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि अब ऐसे मौके पर डी एल डी डब्ल्यू हो तो इंटीग्रेशन ना करें तो ऐसा लगता है एक आध रस्म अधूरी रह गई है कि नहीं। डी एल है और ये डी डब्ल्यू है, तो इंटीग्रेशन करें क्या आप यहाँ, चलिए करिए, बताता हूँ। डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल एल के रेस्पेक्ट में फलाने ढिकाने दईमाने तो एज ए कांस्टेंट है, बाहर बैठेंगे। यल की 1 पावर का इंटीग्रेशन क्या यल स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा कि भूल गए फिर से। यल की पावर 1 का इंटीग्रेशन यल स्क्वायर बाई, इसमें अगर किसी को फार्मूला याद ना हो तो एक इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो अगर यहाँ यल की पावर 1 और dl लिखा है तो इसी को फॉलो करेगा। तो l की पावर 1 + 1 2 हो गया और 1 + 1 कितना हो गया। तो यल की पावर 1 dl को जब इंटीग्रेट किया जाएगा तो इसके बदले में ये लिखा जाता है, ये मैथ से करेक्ट है। वर्क ही एनर्जी होती, बहुत करोड़ों बार बता चुका हूँ। तो W को U कह दें बाद में, हाफ को हाफ बाहर लाएं, y की जगह y, a की जगह a, छोटा l छोटा l छोटा l बटे बड़ा l। ठीक है, एक छोटा काम करना चाहता हूं, अगर आप मेरा साथ दें, गणित में गड़बड़ नहीं होती है। कैपिटल एल मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल एल, तो एक कैपिटल एल डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। स्मॉल एल अपान कैपिटल एल को स्ट्रेन कहा गया क्या, बढ़ी हुई लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ये भी स्ट्रेन है। और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम है, एरिया इंटू लेंथ। तो एक महान फार्मूला, U बराबर हाफ y इंटू स्ट्रेन इंटू का होल स्क्वायर, और एरिया इंटू लेंथ को कहा गया वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ को कहा गया। तो इसी को बाद में फाइनली लिख दिया गया, U = हाफ y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, y इंटू स्ट्रेन का, और ऊपर कहा गया इफ वॉल्यूम इज यूनिटी, वॉल्यूम इज, इसका खास ख्याल रखेंगे, बहुत प्रीमियम सवाल इसको भी फॉलो करेंगे। वॉल्यूम अगर यूनिटी है यानी v बराबर 1 है, v बराबर, तो ये v फॉर वॉल्यूम था, अगर ये 1 होता तो इसे लिखा जाता U बराबर हाफ y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक स्टेप और बढ़ाएं तो y = होता था स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, और ऊपर एक ठो स्ट्रेन का होल स्क्वायर है, स्ट्रेन का।
ये वो चैप्टर था जो ख़त्म हो गया। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, ऐसे पीछे पूंछ में लगी हुई, छोटे बच्चों के एग्जाम में पॉइजन रेशियो ढूंढते रहेंगे किताब में, कहो मिल भाई ने करे आपको पॉइजन रेशियो। अंग्रेजी में स्पेलिंग भी वही है, पॉइजन वाली। नहीं, जब वो पॉइजन SION है, इसमें डबल एस है, बस इतना अंतर है। ये साइंटिस्ट का नाम है। जो जहर वाला पॉइजन उसमें केवल यस है, इनके में डबल यस है बस। पॉइजन रेशियो सुने क्या है, जैसे आपके पास एक तार होता, आप उसको अगर खींच के लंबा किए होते, ताकत लगाए होते, तो पक्का ये लंबा तो हो जाता, लेकिन पतला भी हो जाता कि नहीं। अगर इसका पहले डायमीटर d था, लेंथ l थी, तो आपके खींचे जाने के उपरांत इसकी लेंथ l प्लस डेल्टा l और डायमीटर d माइनस डेल्टा d हो जाएगा। डायमीटर घटेगा और लेंथ, तो देखिए, तो इसी में दो रेशियो आते हैं, दोनों स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो, ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या हुआ, देखो इसके डायमीटर में कमी आई, तो जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन था डेल्टा d बाई डी, डेल्टा d बाई डी, ट्रांसवर्स रेशियो जो था स्ट्रेन का डेल्टा d बाई, और लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबा होना डेल्टा l बाई l, डेल्टा l बाई। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं पॉइसन रेशियो। बस एक इन्फॉर्मेशन, शायद न्यूमेरिकल आए या हो सकता है वो भी ना आए। इतनी कंसेप्ट से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को बहुत प्यार से लगाया जा सकता है। कल न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, अपने मन से जो चाहना शुरू कर देना, इन्फॉर्मेशन है, चैप्टर लग जाएगा। कल आ जाना, क्यों नुकसान करोगे। रुक जाओ, पहले सेटिंग बना लें, सोचने तो पहले। बंद कर दे, बंद कर दो। इसको थोड़ा